हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, यानी जो वेस्ट साइड में जो भी डेवलपमेंट हुआ था उसके हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो है आज ये हिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10th का। ये जो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले आपका नोटबुक और टेक्स्ट बुक अपने पास में रखिए, ताकि इसमें जो नोट्स मैंने बना के दिए हैं आपको नोट करने में आसानी हो। और इस वीडियो में जो भी नोट्स हैं, जो भी नोट्स आपको आगे मैं देने वाला हूँ, वे सबके सब आपके क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। जो इसके लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसमें भी हेल्प होने वाले हैं, और वे स्पेसिफिक मतलब पॉइंट वाइज ही मैंने वो नोट्स बनाया है, तो ताकि आप अपने नोट्स बुक में वो कॉपी कर सकें, इसलिए आप नोट्स बुक भी अपने साथ रेडी रखें। चलिए बढ़ते हैं। अगर कोई भी हिस्ट्री अगर शुरू करना है या फिर लिखना है तो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने वाला या फिर उसके लैंग्वेज को समझने वाला कोई एक्सपर्ट होना ही चाहिए। और वो जो एक्सपर्ट होगा वो उसको डॉक्यूमेंट को समझना चाहिए कि किस लैंग्वेज में लिखा है, कौन सा लेटर स्टाइल में उसको लिखा गया है, और वो कब मैन्युफैक्चर हुआ था, जिस पेपर पे वो लिखा गया है, या फिर उसकी स्टैम्प की अथॉरिटी भी उसको समझना ज़रूरी है। कोई भी हिस्टोरियन रहेगा, अगर कोई भी हिस्टोरियन यानी जो हिस्ट्री को लिखता है उसे बोलते हैं हिस्टोरियन, और जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं हिस्टोग्राफी। तो कोई भी जो हिस्टोरियन रहेगा वो हिस्ट्री लिखने के पहले उसके रेफरेंसेस को देखेगा। जैसे हिस्ट्री लिखने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन मैनर्स होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजी इसमें देखा जाता है, उसका आर्कीवियल साइंस देखा जाता है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी यानी स्टडी ऑफ इनक्रिप्शन, या फिर उससे लेटर स्टाइल जो जिस लेटर में वो लिखा गया है उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर उसके जो भी उस टाइम पे जो भी कॉइन्स मिले रहते हैं उस कॉइन्स को देखा जाता है, या फिर उसके लाइनेज को देखा जाता है। तो मतलब ये मेथड्स को यूज़ करके हिस्ट्री को लिखा जाता है। हिस्ट्री लिखने के मतलब हिस्ट्री को अगर नैरेट करना है तो इसके भी कुछ अलग अलग टाइप हैं। जैसे कि अगर जो भी इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री के उसे कलेक्ट करना, और उसको जो भी प्रोसेस है उसे हाईलाइट करना, और उस पे मतलब उससे जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे एनालिसिस करके हिस्ट्री को लिखना। फिर कोई भी मतलब जैसे कोई भी एक कॉइन मिला, कॉइन का हमने साइंस में पढ़ चुके हैं कि कार्बन 14 का टेस्टिंग करके हम उसे पता लगा सकते हैं कि जो कॉइन है वो कितने साल पुराना है। तो उस बेस पे हम उस मेथड पे हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो जो कॉइन है वो कितने साल पुराना है। या फिर उस हिस्ट्री के रेफरेंस पे उसके बेस पे क्वेश्चंस तैयार करना, और जो भी सोर्स मिला है उस हिस्ट्री का है, मतलब जो हिस्ट्री है उसका सोर्स कहाँ से है, मतलब जो कॉइन है वो कहाँ से मिला है, मतलब किस प्लेस का वो हो सकता है, वहाँ का प्लेस देखना और उसे एग्जामाइन करना। फिर क्या है, वहाँ का उसका हाइपोथेसिस के ऊपर उसको एनालिसिस करना, और जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उस सोर्स के पास जाके उसका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन गैदर करना। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन। मतलब अगर हमें हिस्ट्री लिखना है, हिस्टोग्राफी हमें लिखना है, किसी भी प्लेस का हमें जानना है, तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अगर हिस्ट्री लिखना भी है तो कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला है हमारा ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। जो हिस्ट्री लिखने का मेथड होता है, मतलब हिस्ट्री को जिस मैनर में, जिस मेथड में लिखा जाता है उसे बोला जाता है हिस्टोग्राफी। और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स यूज होते हैं, बहुत सारे सोर्सेस का स्टडी करना पड़ता है, अलग अलग अप्रोचेस देखना पड़ता है इसमें, तब जाके हिस्ट्री को लिखा जा सकता है। और जो इस हिस्ट्री को लिखता है उसे बोला जाता है हिस्टोरियन, यानी जो मैनर होता है उसे बोलते हैं हिस्टोग्राफी, और जो इस हिस्ट्री को लिखता है उसे बोला जाता है हिस्टोरियन। फिर जैसे कि कोई एग्जांपल लिखते हैं कि बहुत सारे आजकल हिस्टोग्राफी के स्कूल्स भी हैं, जैसे कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोनों स्कूल के बारे में, मॉडर्न स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी और दूसरा है फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। फिर जो भी
हिस्टोरियन जो रहता है वो पास्ट इवेंट को नरेट करके नहीं लिख सकता, मतलब अपने मन से कोई भी आ जाए स्टोरी बना के नहीं लिख सकता वो। अगर हिस्ट्री उसको लिखना है तो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी सोर्स उसको मिला है उसका उसके पास प्रूफ होना चाहिए। तो जिसकी वजह से जो भी हिस्ट्री लिखा जाता है वो कोई भी मतलब नैरेटिव स्टोरी नहीं हो सकता है। और जो भी हिस्ट्री लिखा जाता है वो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के थ्रू ही लिखा जाता है, मतलब उसके लिए डॉक्यूमेंट्स को ढूंढे जाएंगे, जो भी सोर्सेस मिलेंगे उसके ऊपर ही हिस्ट्री लिखा जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि एंशिएंट टाइम पे जो केव्स पेंटिंग मिलती थी, हम लोग पढ़ चुके हैं केव्स पेंटिंग वगैरह। कोई भी स्टोरी टेलिंग, मतलब केव्स की पेंटिंग्स को देखते थे और उस पेंटिंग में बहुत सारी स्टोरीज पता चलती थी। फिर या फिर कोई भी उस टाइम के सिंगिंग या फिर कोई भी ऐसे सॉन्ग्स मिलते थे, जो उन सब को एनालिसिस करने के बाद हिस्ट्री को लिखा जाता था। मतलब ये सब जो होते थे ये एक टाइप के हिस्ट्री के सोर्स होते थे। आगे देखते हैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये पॉइंट वाइज है। इसके ऊपर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी पूछा है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ताकि आपको सेम यही अगर यही जितना ये दिया है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप यही एग्जैक्ट भी लिखते हैं तो ये इसके ऊपर ही पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी अगर हिस्ट्री को लिखना अगर स्टार्ट करता है तो सबसे पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर उसको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाने होंगे। जैसे कि क्या, ये जो मेन क्वेश्चन है, जैसे कि आर्थ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन, जैसे जो भी नेचर में जो भी हमारे नेचर में हो रहा है ये ऐसा हो सकता है या नहीं, मतलब जो भी हिस्ट्री का सोर्स हमें मिला पहले तो उसे नेचर से हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि वो ऐसा सच में हो सकता है या नहीं, ऐसा जो भी हिस्ट्री में है ये राइट है या नहीं, राइट हो सकता है या नहीं, जो भी उस टाइम मिला रहता है। और उसका रिलेशन जो भी है वो ह्यूमंस के एक्शन से मिलता जुलता है या नहीं, ये भी उस पॉइंट में हमें देखना है। मतलब अगर हिस्ट्री लिखना है तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें देखना है। और जो भी एविडेंस मिले हैं उसी एविडेंस से ही हमें उसके प्रॉपर आंसर भी मिलने चाहिए। जो भी हम क्वेश्चंस हमें दिखते हैं, जो भी क्वेश्चंस हम ढूंढते हैं, और उसके लिए जो भी प्रॉपर एविडेंस मिलते हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, यानी राइट होने चाहिए, ताकि उस क्वेश्चंस के हमें आंसर भी उससे मिल सके। और जो हिस्ट्री होती है वो ह्यूमन काइंड से, मतलब ह्यूमन से ही रिलेटेड होना चाहिए। उसके पास्ट एक्शन, मतलब ह्यूमन ने जो पास्ट टाइम में जो भी काम किया है, जो भी एक्शंस किए हैं, जो भी वर्क किया है, उससे ही रिलेटेड वो होना चाहिए। और ऐसा ये भी कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है वो जो ऊपर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न हिस्टोग्राफी का, वो एंशिएंट ग्रीक के हिस्ट्री से आया हुआ है। मतलब जो भी ऊपर का पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा मॉडर्न हिस्टोग्राफी का, ये ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग से लिया गया है। हिस्ट्री जो है ये ग्रीक टर्म है, और जो हीरोडोटस हैं इन्हें ग्रीक का ये हिस्ट्री के फादर बोले जाते हैं। मतलब जो हीरोडोटस हैं इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ये भी ग्रीक के थे और ये 5th सेंचुरी यानी BCE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी क्राइस्ट एरा के 5th सेंचुरी में ही इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। 8th सेंचुरी तक, यानी क्राइस्ट एरा जब आया उसके 8th सेंचुरी तक यूरोप ने हिस्ट्री के फील्ड में, फिलॉसफी और साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया था उसने। किसने? यूरोप ने, फिलॉसफी और साइंस के फील्ड में। उस समय जो भी स्कॉलर्स थे, जो इसके फील्ड में जो भी लोग रिसर्च कर रहे थे, उनका ऐसा कहना था कि वे साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके हिस्टोरिकल ट्रूथ को वो लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर 18th सेंचुरी में यूरोपियन यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर जो भी सब जो भी फिलोसफर थे जिनको भी इनके बारे में ऐसा दिलचस्पी थी कि इनको
इसके बारे में खोज करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक डिस्कोर्स किया कि जिसके ऊपर कोई भी हिस्ट्री को एक ऐसा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए ताकि जिसके ऊपर खोज हो सके जो भी पास्ट इवेंट हुए हैं। धीरे धीरे फिर ये सिनारियो चेंज होना स्टार्ट किया। फिर 1737 CE यानी क्राइस्ट एरा में जर्मनी के गॉटिंगर यूनिवर्सिटी में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि वहाँ पे एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया गया हिस्ट्री का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च होगा, यानी पास्ट इवेंट्स के ऊपर रिसर्च होगा, जिससे जो जर्मन यूनिवर्सिटी था वो ऐसा पहला हिस्टोरिकल स्टडीज़ का पहला ऐसा सेंटर बना। और इस हिस्ट्री को फाइंड करने में, मतलब हिस्ट्री को पूरी तरह से बताने में कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने पास्ट इवेंट्स को खोजा और उसके बारे में लोगों को बताया, जिसमें से पहले थे जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल। ये जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने जो भी हिस्टोरिकल रियलिटीज़ थी उनको लॉजिकल मैनर से लोगों के सामने इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और हेगल के फ़िलोसफी से बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे जिनको हिस्ट्री के ऊपर जो रिसर्च कर रहे थे उनको इनकी मेथड को समझने में आसानी हुआ, लेकिन इनका जो मेथड था वो उतनी तरह से क्वालिटी वाले नहीं थे जिनके वजह से जो हिस्ट्री के बारे में जो प्रूफ थे उसे राइट किया जा सके। इनके जो लेक्चर और इनके आर्टिकल जो थे वे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस में पब्लिश भी हुआ था, और इनका एक बुक भी था जिसका नाम था रीज़न इन हिस्ट्री, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। फिर आए रेने दकार्तास। स्टूडेंट्स, आप लोग को रेने दकार्ता के थ्योरी के ऊपर भी आपको पीछे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैंने कवर किए हैं जो हमें यूज़फुल हैं। बाकी जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उन्हें मैं जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में है मैंने वही एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो भी हमारा एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है उसे मैंने अपने ओन वर्ड में यहाँ पे लिखा है। रेने दकार्ता के ऊपर आपको पीछे क्वेश्चन है तो आप इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ताकि आपको इसके ऊपर एग्जैक्ट आप यही आंसर लिखते हैं तो भी आपको राइट मार्क मिलेगा। तो रेने दकार्ता थे, उन्होंने उनका मेन ये मानना था कि सबसे पहले हिस्टोरिकल जो भी इवेंट हुए हैं उनका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया गया है, पहले उनको प्रूफ करना है कि वो सही है या गलत है। मतलब उसका ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। मतलब जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हिस्ट्री लिखने के पहले जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है पहले वो खुद से उसे वेरीफाई करते थे। और कोई भी हिस्ट्री लिखने के पहले वे जहाँ पे वो हिस्ट्री जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिला है, मतलब ये सोर्स से ये हिस्ट्री बनी है, तो उस सोर्स पे जाके वो उसे ऑथेंटिफाई करते थे। मतलब उस सोर्स के पास से वे वो रिकॉर्ड लेते थे। सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करना उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। उन्होंने अपने एक बुक में जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड, उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं हम रिसर्च में, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है हिस्ट्री लिखने के लिए। मतलब अगर साइंटिफिक मेथड के थ्रू अगर हम हिस्ट्री को खोजते हैं, मतलब हिस्ट्री के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही यूज़फुल मेथड होता है वो। यानी ये रेने दकार्ता का ये इन्होंने थ्योरी मतलब अपना एक दिया कि मतलब ऐसे हमको हिस्ट्री को लिखना चाहिए, फिर खोजना चाहिए। फिर आए वोल्टेयर। यानी हम पहले ये देखते हैं कि जो रेने दकार्ता थे ये 1596 से 1650 तक ये थे। उसके बाद जो आए वोल्टेयर 1694 से 1778 तक थे। ये भी आपको वोल्टेयर के बारे में भी पीछे दिया गया है, मतलब एक्सरसाइज में है आपको, तो आप ये भी ऐसा आप इनके जैसा भी जैसा इन्होंने लिखा है वैसा जैसा इसमें लिखा गया नोट्स में आपको दिया है मैंने, इसके बारे में भी आप एग्जैक्ट ऐसा ही आंसर आप लिखेंगे तो भी चलेगा। तो वोल्टेयर ने क्या सजेशन दिया अगर हिस्ट्री लिखना है तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी या फिर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को ही सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए हिस्ट्री लिखने के लिए। मतलब जो भी वहाँ के ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे केव्स पेंटिंग हो गए, या फिर उस टाइम के कोई भी फोक सॉन्ग्स मिले हैं, या फिर केव्स पेंटिंग से हमें क्या क्या पता चलता है, सबसे पहले उसे कंसीडर करना चाहिए हिस्ट्री लिखने के लिए।
फिर सोशल ट्रेडिशंस, इकोनॉमी एग्रीकल्चर्स, मतलब जो भी हमें वहाँ के कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स के बेस पे हमें हिस्ट्री लिखनी चाहिए। मतलब इन सब को सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंस देना है हिस्ट्री को लिखने के लिए, और यही रीज़न था जिसके वजह से इनको मॉडर्न हिस्टोग्राफी भी कहा जाता है। मतलब फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी वॉल्टेयर को, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, वो थे वॉल्टेयर। फिर आते हैं लियोपोल्ड वॉन ड्रैंके। स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस है पीछे, जिसका आंसर आप इसमें एग्जैक्ट लिख सकते हैं, वरना अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट में भी इनके बारे में है जो आप वो भी लिख सकते हैं। इन्होंने ये बताया कि हिस्ट्री लिखने के पहले जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन जमा होता है सबसे पहले उन्हें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे स्कॉलर्स आ रहे हैं, ये स्कॉलर्स इन्होंने अपना जो भी छोटा मोटा इसमें योगदान दिया हिस्ट्री को ढूंढने में, उसके वजह से आज जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इन्हें याद रखना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने ये भी बताया कि जहाँ पे वो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, जैसे वो कॉइन्स मिला हमें, अब वो कॉइन कहाँ का था, वहाँ पे जाकर उसके डॉक्यूमेंट को खुद वेरीफाई करना चाहिए, उसे एग्जामाइन करना चाहिए, और जो भी हमें मिला उसे अच्छे से उसकी देखभाल करना चाहिए ताकि वो ख़राब नहीं हो, कि वो एक एविडेंस है हिस्ट्री का। और उनका मानना ये भी था कि हिस्टोरिकल ट्रुथ तक हमें पहुंचना चाहिए, कोई भी नैरेटिव या फिर इमेजिनरी स्टोरी नहीं बना के लिखना है हमें हिस्ट्री के अंदर। उनके लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स 2 बुक में पब्लिश किए गए थे, जैसा था जो पहला था जो द थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, और दूसरा था द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर आए कार्ल मार्क्स जो थे स्टूडेंट, इसके ऊपर भी आपको पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थियरी ऑफ कार्ल मार्क्स, जो कि आपको याद रखना है, और एग्जैक्ट आप यही अपने नोट्स में लिखते हैं तो भी राइट होगा। कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो भी हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा ह्यूमन रिलेशनशिप से है। मतलब जैसे कि उनका प्राइमरी नीड्स, उनका ओनरशिप, वो अपने नीड्स को कैसे फुलफ़िल करते थे, इसके ऊपर ही पूरी हिस्ट्री है। और ये जो हिस्ट्री है, ये इसका फुलफ़िलमेंट जो भी था, वे अपना फुलफ़िलमेंट जिस भी नीड से करते थे, या फिर अलग अलग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी करते थे अलग अलग सोसाइटीज़ में, तो इन्हीं के सोर्स को लेकर हिस्ट्री लिखी जाती थी है। उन्होंने अगर वो अपना फुलफ़िलमेंट जो भी है अपना ही सिर्फ देखते हैं और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो भी अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग स्ट्रगलर हैं, उनके बीच इनइक्वालिटी आ जाएगी, ऐसा इनका मानना था। जिसके वजह से कार्ल मार्क्स ने एक अपना बुक लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल, जिसमें उन्होंने समझाया है कि किसी भी क्लास को अगर पावर में रहना है तो उसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट होने से बचाना पड़ेगा, यानी इकोनॉमिक कंडीशन उसका स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो क्लास स्ट्रगल करने से बच जाएगा, यानी वो फ्रीली सर्वाइव कर पाएगा। फिर आगे है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। स्टूडेंट ये जो पॉइंट है इसके ऊपर भी आपको पीछे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एग्जैक्ट यही अगर पॉइंट लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप अगर डाइजेस्ट का हेल्प नहीं ले, आप डायरेक्ट यही पॉइंट को आप कॉपी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में जो पूरी हिस्ट्री लिखी गई है पूरी की पूरी वुमेंस के बारे में लिखी गई है, यानी कि उस समय वुमेंस का लाइफ कैसा था, उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा था, उनका फैमिली कंडीशन कैसा था, उनका एजुकेशनल सिस्टम कैसा था, और अलग अलग फील्ड में वुमेंस ने क्या क्या काम किए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है साइमन डे बिहेवियर, जिसमें वुमेंस के बेसिक प्रिंसिपल को बताया गया है। और उसके बाद ये भी बताया गया है, कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड मिलते हैं कि 1990 के बाद जो वुमेंस हैं उनको इंडिपेंडेंट क्लास में लिया गया है, यानी उनको भी बहुत सारी फील्ड में उनको भी खुला करके रख दिया है ताकि
वे भी अलग अलग फील्ड ज्वाइन कर सकें, उसमें वो लोग भी आगे बढ़ सकें। फिर आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट इसके ऊपर भी पीछे क्वेश्चंस है जिसके आंसर आप यही एग्जैक्ट पॉइंट आप लिख सकते हो। माइकल फौकॉल्ट ने अपने मेथड को द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाम दिया, क्योंकि जो भी हिस्ट्री के फैक्ट थे, जो भी उस समय क्रोनोलॉजिकल इवेंट हुए थे, उन्हें करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए उन्होंने अपना जो मेथड दिया था उसका नाम दिया था द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और ये जो भी था, जो भी इन्होंने चेंजेस के बारे में बताया था, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उस समय पास्ट में जो भी हुए थे, उन्होंने उसे ही अपने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। उनका ऐसा मानना था कि जो भी उस समय जो भी आर्कियोलॉजी है, पहले तो उसके प्राइमरी ट्रुथ को, जो मतलब जो डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन है, पहले तो उसे एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जो पास्ट इवेंट्स हुए थे, जो भी पहले हुए थे, पहले उसके डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन यानी उसका ऑथेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके प्राइमरी ट्रुथ पे जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसे एक्सप्लेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर हिस्ट्री हमें लिखना है तो। फिर है लियोपोल्ड वॉन रैंके, जो मैंने आपको बोला हम लास्ट में कवर करने वाले हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपको क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या बताया था कि अगर हमको हिस्ट्री लिखना है, पहले तो इन्होंने अपना एक बुक निकाला था जिसका नाम था द थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो हम पहले ही जान चुके हैं। इसमें इन्होंने बताया था कि जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे उसके ओरिजिनल सोर्स या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबसे पहले कलेक्ट करना हमें ज़रूरी है। मतलब कोई भी नैरेटिव स्टोरी बनाना नहीं ज़रूरी है। मतलब नैरेटिव स्टोरी हम लोग ने लिख दिया हिस्ट्री के अंदर तो वो रॉन्ग होता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, सबसे पहले उन्हें हैंडल करना, उन्हें केयर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस डॉक्यूमेंट्स को अगर हम खो देते हैं तो हमने हिस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकते। मतलब हिस्ट्री को लिखने का जो ये चला आ रहा है पीरियड, ये हम आगे नहीं लिख सकते। उन्होंने अपने इस मेथड को जस्टिफाई किया और जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे आगे चल के हिस्टोरियन आए जिनको इस हिस्टोरिकल ट्रुथ के बारे में पता चला और उन्हें हिस्ट्री लिखने में, इनका एनालिसिस करने के बाद हिस्ट्री लिखने में हेल्प मिला। और उन्होंने इमेजिनेटिव वे से जो भी हिस्ट्री लिखते थे उसे डिसअप्रूव किया। मतलब कोई भी इमेजिनरी हिस्ट्री नहीं लिख सकता, जिसकी वजह से 19th सेंचुरी में हिस्टोग्राफी को एक नया इन्फ्लुएंस मिला। मतलब यहाँ से हिस्टोग्राफी लिखना ज़्यादा ही आसान हुआ और लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर हिस्ट्री को लिखने लगे। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लाइव चैट से भी आप पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके आप कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। या फिर आप अगर जिस भी स्टूडेंट के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी अगर आप कांटेक्ट करके अगर कोई भी डाउट अगर आप पूछते हैं तो पूरी तरह से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। अगर इसमें आपको कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझा, क्योंकि इसमें मैंने जो भी आपको पॉइंट्स दिए थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स मैंने बना के दिया था। जो इम्पॉर्टेंट नहीं था उसे मैंने लाइटली एक्सप्लेन किया, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट थे, उन्हें मैंने फुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लाइक करो और इसे सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स को भी आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस लॉकडाउन में इस हिस्ट्री को पढ़ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।